दोस्तों, आरक्षण की सच्चाई। मेरे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे ब्रिटिशों ने आरक्षण की शुरुआत की भारत में। 1930 1930 में पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड इस कानून के लागू करके उन्होंने दलित, माइनॉरिटीज़ यानी मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और पारसी, इन लोगों के लिए इंडिपेंडेंट इलेक्टोरेट यानी स्वतंत्र मतदार संघ बहाल किया। अभी स्वतंत्र मतदार संघ का मतलब ये है कि जो हिंदू, जो दलित है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, इनके कैंडिडेट को सिर्फ इन्हीं के लोग चुनकर भेजेंगे, या इनके वोटर्स को दूसरे जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इन्हें अपने ही कैंडिडेट को वोट देना है और अपने कैंडिडेट को चुनकर लाना है। तो इससे एक बहुत बड़े पैमाने पर दलित, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन लोग चुनकर आते थे। उसका फ़ायदा ये होता था कि आज ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ है, कांग्रेस और बीजेपी, ये लोग जो पैसे से खरीद फरोश करते हैं विधायकों की, वो नहीं होता था। ना ही कोई पार्टी बड़ी हो जाती थी, क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट चुन के आए अपने लोगों की वजह से। बेशक चुन के आने के बाद वे किसी पार्टी का सपोर्ट करते थे या नहीं करते थे, लेकिन उनको अधिकार था पार्टी एक स्थिर सरकार देश को देने के लिए वे किसी को सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन किसी के आगे झुकते नहीं है कि कोई उन्हें खरीद नहीं सकता था। और देखा उस कानून को कैसे गांधी और नेहरू ने न मुस्लिमों का विरोध किया, न क्रिश्चियनों का विरोध किया, न सिख, न पारसी, सिर्फ दलितों का विरोध किया कि दलितों का ऐसा इंडिपेंडेंट इलेक्टोरेट यानी स्वतंत्र मतदार संघ दलितों को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा गांधी और कांग्रेस का स्टैंड था। और फिर कैसे पूना पैक्ट के तहत एक करार हो गया कि आज की जो वर्तमान रिजर्वेशन प्रणाली है पॉलिटिक्स की, उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन में कुछ सीटें रिजर्व्ड होती है, वहाँ पर दलित कैंडिडेट ही खड़े होते हैं और वही चुनकर आते। ये पूना पैक्ट की वजह से हुआ। इसके आगे क्या हुआ? जैसे ब्रिटिशों ने आज़ादी देने का मन बना लिया, क्योंकि कांग्रेस आए दिन उन पर दबाव डाल रहे थे आज़ादी, तो ब्रिटिशों ने कहा कि आप लोग आज़ादी के लिए इतना चिल्ला रहे हो, आज़ादी आज़ादी, तो आप अपना देश चलाओगे कैसे आज़ादी के बाद? सिर्फ आज़ादी पा लेना ये कोई हल नहीं हुआ आप लोग का। आप इस देश को चलाओगे कैसे? आप अपना देश का संविधान लिखो। तो ये कांग्रेस और इनको तो संविधान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि 1927 में अंग्रेजों ने पहल की थी, साइमन कमीशन भेजा था भारत में भारतीयों को संविधान बनाने की पहल करवाने के लिए, लेकिन उस साइमन को इन कांग्रेसियों ने भगा दिया गो बैक करके। जबकि साइमन कोई देश लूटने नहीं आया था, वो संविधान सभा का गठन करने के लिए आया था, वो भारतीयों को पहल करवाने आया था कि आप संविधान बनाइए। तो सिर्फ बाबा साहब ने उस साइमन कमीशन को विटनेस दिया, उन्हें साक्ष्य दी, उन्हें अपना मत वहाँ रखा कि हाँ हमें संविधान बनाना है, और ये बात पूरी दुनिया में पहुँच गई और लोगों को ये यकीन हुआ कि हाँ भारतीय संविधान बनाने के पक्ष में है। अगर बाबा साहब भी नहीं मिलते साइमन को, तो दुनिया को एक गलत संदेश पहुँचता कि इन्हें सिर्फ आज़ादी में इंटरेस्ट है, देश कैसे चलाना, संविधान लिखना, इस बातों में इनको कोई दिलचस्पी नहीं। तो ये मजाक है एक तरह से। तो संविधान बनाने की जब बात आई, जब शुरुआत कांग्रेसियों को मान गए कि संविधान बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन संविधान की सबसे बड़ी पहली जो स्टेप है, वो स्टेप थी कि संविधान सभा में किसी भी व्यक्ति को जो संविधान सभा में समिति में जाना चाहता है उसे चुनकर आना पड़ेगा किसी भी प्रांत से। तो अलग अलग भारत के प्रांतों से प्रतिनिधि चुनने का काम था, हर किसी को चुन के आना पड़ता था। अब बाबा साहब की दिक्कत यह है कि बाबा साहब जहाँ भी इलेक्शन को खड़े होते थे चुनाव के लिए, ये कांग्रेस वाले बाबा साहब को वहाँ हरा देते थे। कई बार तो ऐसे किसी एरे गहरे अंगूठा छाप व्यक्ति को उनके सामने खड़े करके उस व्यक्ति को बहुमत से जीताते और बाबा साहब को हरा देते थे। तो बाबा साहब बहुत परेशान हो गए कि अगर इस तरह होता, मेरा सपना जो संविधान सभा में आने का, वो अधूरा रह जाएगा। तो एक प्रांत था भारत में उस वक्त
बंगाल में, पूर्व बंगाल में, जो आज बांग्लादेश है, उस पूर्व बंगाल में दलितों की बहुत ज़्यादा मेजोरिटी थी और वहाँ एक बहुत बड़े लीडर थे दलितों के, जोगिंदर मंडल। उस जोगिंदर मंडल ने कहा कि बाबा साहब आप यहाँ से चुनाव लड़िए, हम देखते किसका बाप आपको रोकता है संविधान सभा में जाने को, हम आपको चुनकर भेजेंगे। तो बाबा साहब जो बम्बई में रहते थे, जो कभी बंगाल गए भी नहीं होंगे, उन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा, बंगाल प्रांत से, पूर्व बंगाल से, और वो संविधान सभा में चुनकर आ गए। लेकिन जैसे बाबा साहब संविधान सभा में चुनकर आए, उन्होंने बहुत सारा काम किया पहले 1-1.5 साल में, और 1-1.5 साल के बाद 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। और जिस भाग से बाबा साहब चुनकर आए थे, जो प्रांत बाबा साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो मतदार संघ था, वो पाकिस्तान में चला गया और बाबा साहब फिर संविधान सभा से बाहर हो गए। और यही सब कांग्रेसी चाहते थे। और जब आज़ादी मिली तब उन्हें पता चला कि बिना संविधान के तो कोई मतलब नहीं इस आज़ादी का। और वैसे भी अंग्रेज़ों ने उन्हें कई बार कहा, ब्रिटिशों को, कि आप बाबा साहब को अनदेखा मत कीजिए, आपके देश में वही एक ऐसे व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे। ये कांग्रेस पार्टी में तो बहुत सारे पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, ज़्यादातर तो बैरिस्टर थे, इसके अलावा तो कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था। बैरिस्टर सब थे, गांधी बैरिस्टर थे, जिन्ना बैरिस्टर थे, एक नेहरू बैरिस्टर थे, पटेल बैरिस्टर, सारे बैरिस्टर भरे हुए थे। बाबा साहब एकमात्र व्यक्ति जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए की, जहाँ उन्होंने पीएचडी की थी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स विषय में। तो किसी भी देश के लिए फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कितना महत्व रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को संविधान सभा में लेना कितना ज़रूरी है। दूसरी बात है, भारत में नहीं, केवल भारत में, पूरी दुनिया में बाबा साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्हें लंदन ने, ब्रिटिशों ने मास्टर ऑफ ऑल साइंस ये डिग्री बहाल की है। ये डिग्री दुनिया में किसी के पास नहीं, सिर्फ बाबा साहब के पास है, मास्टर ऑफ ऑल साइंसेस। तो ऐसे पढ़े लिखे और इतने विद्वान व्यक्ति को ये लोग जानबूझकर संविधान सभा से दूर रखना चाहते थे। और वैसे भी इन्होंने 20 साल कोशिश करके देखी संविधान बनाने की। 1927 से कोशिश करते आ रहे कांग्रेसी। पहले मोतीलाल नेहरू ने संविधान लिखा, उसको सबने मजाक बना के छोड़ा दिया। उसके बाद सप्रू, जो एक जज थे, उस सप्रू ने संविधान लिखा, उसको किसी ने दखल नहीं ली। फिर इनको लगा गांधी और सरदार पटेल ये दोनों बहुत ही नामचीन नेता, तो इन लोगों ने कोशिश की, इनको भी किसी ने भाव नहीं दिया। तो 20 साल इन्होंने कोशिश किया, हार कर आखिर उन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा में लेने का निर्णय लिया, क्योंकि बाबा साहब ने वैसे भी 1.5 साल में बहुत काम किया था संविधान में। और उन्हें कांग्रेसियों ने, जो बाबा साहब को संविधान सभा से दूर रखना चाहते थे, उन्हें मुंबई प्रांत से अनअपोज्ड भारी बहुमत से उन्हें जिताकर संविधान सभा में भेजा। और न केवल एक सदस्य, बाबा साहब पहले तो सिर्फ एक सदस्य के रूप में संविधान सभा में आना चाहते थे, अब उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यानी सारे पावर्स उनके हाथ में दिए गए, जैसा आप चाहिए संविधान लिखिए, बस देश का संविधान लिखिए, हमें देश पे राज करना है, जल्द से जल्द संविधान लिखिए। तो बाबा साहब ने अपनी पूरी कोशिश की न्याय देने का, हर व्यक्ति को न्याय देने के लिए, देश के जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉयज है, उन्हें न्याय देने की, देश की महिलाओं को न्याय देने की, देश के जो बुजुर्ग हैं उन्हें न्याय देने की, और देश के आम गरीब लोगों को न्याय देने की। जो भी फाइनेंस के बारे में जो कुछ है, देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने एक अच्छा गाइडलाइंस दिया। देश के जो पानी वितरण प्रणाली है, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उससे बाबा साहब ने बहुत एक अच्छा ये दिया। और आखिर में जाके बाबा साहब ने दलितों को आरक्षण देने का निर्णय ले लिया। अब इतने सारे अच्छे काम करने के बाद किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था नेहरू, एक कांग्रेस पार्टी के। लेकिन जब दलितों को आरक्षण देने की बात बाबा साहब ने कही, तो सारे कांग्रेसी खिलाफ हो गए उसके। लेकिन बाबा साहब किसी के बाप की नहीं सुनने वाले थे, वो सब जानते। तो आखिर उन्हें ऐसा लगा कि सरदार पटेल एक बहुत स्ट्रांग है, कांग्रेस वाले सरदार पटेल को बहुत स्ट्रांग समझता, आयरन मैन। तो उन्हें सोचा सरदार पटेल को हम भेजेंगे, उनके आगे किसी की कुछ चलती नहीं है। अब उन्हें क्या मालूम, बाबा साहब तो उनसे बड़े आयरन मैन है। सरदार पटेल ऐसे कितने आ जाए, बाबा साहब को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो सरदार पटेल गए बाबा साहब को समझाने क्या, एक तरह से उन्हें चेतावनी देने गए थे कि आप ये हटा दीजिए, संविधान में ऐसा होगा वैसा होगा। बाबा साहब ने पहले नम्रतापूर्वक उन्हें बताया कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग मुख्य धारा में अगर लाना है तो हमें इन्हें विशेष सहूलियतें देनी पड़ेंगी, ऐसे बहुत सारी बातें नम्रतापूर्वक। लेकिन वो मानने को तो नहीं, और तेवर तीखे किए जा रहे। बाबा साहब ने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा और ऐसा उन्हें धौंस दिया कि अगर तुम्हें इतना ही नफरत है इससे, दलितों के आरक्षण से, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो, जाओ खुद बनाओ अपना संविधान किसी से,
मेरे पीछे क्यों पड़े? मैं संविधान लिखा और मैं क्या करूँ, ये आप लोग बताने वाले मुझे कौन होते हो? और बाबा साहब ने इस्तीफा अपने जेब में रखा हुआ था। वे जानते थे सरदार पटेल की औकात क्या थी, उनके फितरत क्या थी। उन्होंने पहले ही इस्तीफा जेब में रखा था और वो इस्तीफा लेके उनके हाथों में दे दिया और कहा जाओ दे दो अपने अध्यक्ष को, मुझे, मैं आज से संविधान सभा से बाहर हो जा, मैं खुद ही बाहर हो जाता हूँ। वो इस्तीफा देखकर सरदार पटेल के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि संविधान लिखने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा उनको, राज उन लोगों को करना था, राज बाबा साहब को नहीं देश पे करना था। और चुपचाप वहां से भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप आयरन मैन निकल गया वहां से। तो यह है सच्चाई संविधान की पहल की। अगले वीडियो में मैं आप लोग को जो भ्रांति आपके दिलों में है संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर खास तौर पर, कि आरक्षण से मेरिट हमारा देश का खराब हो जाता है, या टैलेंट को कोई चांस नहीं मिलता है, या आरक्षण बंदी हो जाना किसी को देना चाहिए, आरक्षण सिर्फ गरीबों को ही देना चाहिए, अगर देना चाहे तो सभी को देना चाहिए, या किसी को, ये जो कुछ सवाल लोगों के मन में पैदा किए इन पॉलिटिशियन ने, इन्होंने ऐसे वैसे बातें करके आप लोगों के दिल में ये भ्रांतियाँ पैदा की, इनका निराकरण करने की मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में। जय हिंद।